Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback, you can contact me in this particular number. So हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल एक्सेस कंट्रोल और हमने रिस्क पढ़ लिए थे. रिस्क पढ़ने के बाद हम कंट्रोल्स पढ़ रहे थे. कंट्रोल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स पढ़ लिए थे. हमने साइट चूज़ कर ली थी और एक साइट को डिज़ाइन करने के कंसिडरेशन के बारे में, मतलब क्या कंसिडरेशन होंगे एक साइट को डिज़ाइन करने के लिए, ये हमने पढ़ लिया था. तो बेसिकली हमने साइट चूज़ की, उसका एनवायरनमेंट देखा कि कैसी साइट है, इसमें तूफ़ान तो नहीं आता है, यहाँ पर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पर सुनामी तो नहीं आती, यहाँ फ्लड तो नहीं आता है, यहाँ पर अर्थक्वेक्स तो नहीं आते हैं. और सारी चीज़ों को देखकर फिर हमने हाईवे से कितनी दूरी है, एक्सटर्नल सर्विसेज, पुलिस, फायर, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पर हैं, और उसके बाद फिर हमने साइट चूज़ की. साइट चूज़ करने के बाद उस साइट को डिज़ाइन किया. हमने पढ़ा कि वॉल्स कैसी होनी चाहिए, सीलिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लोर कैसे होनी चाहिए, विंडो कैसे होनी चाहिए, डोर कैसे होनी चाहिए, मीडिया का प्रोटेक्शन कैसे होना चाहिए, अगर हम मीडिया को कहीं पर रख रहे हैं उसका प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए, छत में से स्प्रिंकलर सिस्टम में फायर रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, पानी की लाइन है तो उसमें पानी, अगर पानी का ड्रेन है तो वो कैसा होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग है तो उसको उसकी हवा कैसे बाहर को ड्रेन होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट के कैसी होनी चाहिए. ये हमने साइट को डिज़ाइन करते वक्त जो कंसिडरेशन हुए उसमें ये पढ़ा. इसके बाद हम ये पढ़ेंगे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस कंट्रोल. जो नया अगला टॉपिक है हमारी स्टडी में वो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस कंट्रोल, यानी कि दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव या मेंटेनेंस कंट्रोल जो हमने पढ़ लिए. साइट को डिज़ाइन कर लिया और साइट को डिज़ाइन करने के बाद क्या किया, पहले साइट को सेलेक्ट किया. सेलेक्ट कैसे किया ये मैंने बता दिया कि सुनामी तो नहीं आ रही है, फ्लड तो नहीं आ रही है, उसके एनवायरनमेंट देखा, हाईवे से कितनी दूरी, ये सब चीज़ देखी. और उसके बाद उस साइट को डिज़ाइन किया. डिज़ाइन में उसके फिज़िकली चारों तरफ देखा उसे कि किस तरीके का होगा ताकि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ना पड़े उसमें, यानी कि आग का इम्पैक्ट ना पड़े, फ्लड का कम से कम इम्पैक्ट पड़े. अगर फ्लड है, वैसे तो नदी के किनारे फ्लडिंग है तो नदी के किनारे बना हुआ मत, लेकिन पानी का क्या इम्पैक्ट है, आग का क्या इम्पैक्ट है, हवा तेज़ होगी तो क्या इम्पैक्ट है, अगर अचानक टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या इम्पैक्ट है, अचानक ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो क्या इम्पैक्ट है, ये सारे इम्पैक्ट होंगे. तो उसमें आपने वॉल्स कैसी, सीलिंग कैसी, फ्लोर कैसी, ये सारी चीज़ें आपने देख ली. अब हम देख रहे हैं इसके अलावा जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस कंट्रोल है. तो सबसे पहले हमारी स्टडी ये बोलती है कि फिजिकल और इन्वायरमेंट सिक्योरिटी क्रिटिकल कंपोनेंट होना चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी का. यानी सिक्योरिटी पॉलिसी में एक तो टाइम है आप साइट को चूज़ कर रहे हो और एक है साइट को डिज़ाइन कर रहे हो. डिज़ाइन करने के बाद साइट को बनाने लगते हो या फिर वो साइट इंस्टॉल्ड हो जाती है और फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स लगाते हो. तो उसमें क्या होगा, ये चीज़ हम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस कंट्रोल में पढ़ेंगे. और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले ये हमेशा की तरह ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि हर कंट्रोल क्रिटिकल कंपोनेंट होना चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी का. कोई भी कंट्रोल है स्टडी यही कहेगी कि क्रिटिकल कंपोनेंट होना चाहिए. ऑब्वियसली होना भी चाहिए, लेकिन जो फिज़िकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो स्टडी यही कहेगी कि फिज़िकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्रिटिकल कंपोनेंट होना चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी का. क्योंकि सिक्योरिटी एक जगह से वायलेट हुई तो सारी सिक्योरिटी वायलेट हो जाएगी. आज की डेट में कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसी चीज़ है, किसी एक जगह से आप वायलेट कर लीजिए उसे तो पूरी तरह से सिक्योरिटी वायलेट हो जाएगी. आप नेटवर्क में वायलेट कर लीजिए, आप ऑफिस के एम्प्लॉय के थ्रू वायलेट कर लीजिए, आप फिज़िकल एक्सेस से वायलेट कर लीजिए, या उस आपका अपोनेंट है तो अपोनेंट मालूम पड़ा इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स ठीक नहीं है, सिस्टम डाउन हो गया. कई केसेस में क्या होता है, आउटसोर्सिंग पर्टिकुलर ऑपरेशन में जो क्लाइंट है वो ये बोलता है कि भाई इन्वायरमेंटल कंट्रोल से आपका क्या बचाव है, डीआरपी साइट बनी है कि नहीं, डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग साइट बनी है कि नहीं, या दूसरी साइट होगी जहाँ पर सारे, अगर सिस्टम एक पर्टिकुलर साइट में, जैसे दिल्ली में सिस्टम चल रहा है आपका, तो बॉम्बे में आप साइट बनाओगे या कलकत्ता में बना दोगे या कोई दूसरी जगह में, बेंगलोर में बना दोगे, जहाँ पर अगर डिज़ास्टर आ गया दिल्ली में तो वो बेंगलोर में काम कर सकती है, डिज़ास्टर इफेक्ट ना करे. तो फिजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी क्रिटिकल कंपोनेंट है, पहली चीज़ बोलती है. दूसरी चीज़ बोलती है कि हम फैसिलिटी प्लानिंग करेंगे और फैसिलिटी प्लानिंग करते हुए सिक्योरिटी पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोसीजर प्रोवाइड करेगी. मतलब एनालिसिस किया जाएगा
और ये देखा जाएगा कि बिल्डिंग का क्या प्लान है। बिल्डिंग को अगर आप उसको ठीक कर रहे हो, मान लिया ऑलरेडी बिल्डिंग है, तो रिफर्बिशमेंट प्लान बनाओगे, आप उसको रिफर्बिश करोगे। यानी कि अगर आपने मान लिया सपोज आप किसी जगह गए, बिल्डिंग ऑलरेडी है, आपने बिल्डिंग खरीद ली, अब उसके इंटीरियर्स कर रहे हो, उसमें आप बिल्डिंग का आपको कोल्ड शेल दे दिया गया। कोल्ड शेल का मतलब ये है कि उस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, ना तो आपका एसी है, ना आपका बैठने के लिए कुछ है, फ्लोरिंग है, कुछ भी नहीं है कोल्ड शेल में। तो आपको कोल्ड शेल दे दिया गया। कोल्ड शेल दे दिया गया तो कोल्ड शेल को आप रिफर्बिश करोगे, यानी उसको बनाओगे। तो उसको अगर आप फैसिलिटी प्लानिंग कर रहे हो और कोल्ड शेल बना रहे हो, तो आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उस एनालिसिस का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि फैसिलिटी कैसी है, उसका साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है। किसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फैसिलिटी है जो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है, वहाँ सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। एक छोटी सी फैसिलिटी है, उसके लिए अलग इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी नीड्स होंगी। एक बड़ी फैसिलिटी है, उसके लिए अलग इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी होगी। एक छोटी सी फैसिलिटी है लेकिन बहुत सिक्योर डेटा, बहुत किसी कंपनी का रिसर्च डेटा वो रखती है, वो हाईली सिक्योर होनी चाहिए। तो आप देखोगे भाई उसका नेचर क्या है, और ये देखोगे कि साइज़ क्या है फैसिलिटी का। उसी के अनुसार आप क्या करोगे, हो सकता है कई केसेस में क्या हो सकता है, एक सेपरेट फंक्शन बना दो ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी को प्लान करने के लिए और मैनेज करने के लिए। तो जब भी आप फैसिलिटी प्लान या मैनेज करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी, और यही हमारी स्टडी देती है। तो सबसे पहले क्या है कि एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा आपको। इसके प्रोसीजर्स आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्लियरेंस किससे लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेना पड़ सकता है, और आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी लेना पड़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल एजेंसी, लोकल बॉडीज़, इससे एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ सकता है। इसके क्या प्रोसीजर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर आप ये देखोगे कि फैसिलिटी प्लानिंग में कई चीज़ें रिकरिंग होती हैं, कई चीज़ें वन टाइम होती हैं। कोई क्लियरेंस वन टाइम होते हैं, कई क्लियरेंस रिकरिंग होते हैं, तो वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे और उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल आप यूज़ करोगे। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ करोगे। और ये लिस्ट ऑफ मटेरियल क्लास ऑफ कंप्यूटिंग फैसिलिटी पर डिपेंडेंट होगा। यानी अगर मान लिया सपोज आप आर्काइव रख रहे हो, किसी चीज़ को आर्काइव कर रहे हो, डेटा आर्काइव कर रहे हो या डेटा का बैकअप कर रहे हो, कई साल तक आप डेटा रखोगे, तो वहाँ पर अलग तरीके का मटेरियल लगेगा। क्योंकि आर्काइव करोगे तो वहाँ पर वो बंद रहेगा, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा फंगस तो नहीं लगेगा, हवा नहीं जाएगी वहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर वो क्लोज्ड रहेगा बिल्कुल। क्लोजेट जो है जिस पर आप रखोगे वो आपने हर रोज़ अपनी कंपनी का डेटा निकालते हो, उसको बैकअप लेते हो और फिर उसके बाद उसे रख देते हो। और मालूम पड़ा उसकी रिक्वायरमेंट है कि 8 साल रखने की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट 8 साल, और जनरली आपकी कंपनी में एक पॉलिसी बनाई है कि 7-8 साल तक डेटा रहेगा। तो आपने डेटा उठाया और डेटा रख दिया, तो वहाँ पर जब डेटा रखोगे तो वो डेटा आप बंद करके रखोगे, वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो कोई कई क्लोजेट में बंद होना चाहिए। तो आप देखो कि उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, वो चारों तरफ से बंद रहेगा, स्ट्रॉन्ग वॉल्स होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल होना चाहिए, वो क्लोजेट भी फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो वहाँ पर अलग तरीके का मटेरियल यूज़ करोगे। अगर उस फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो अलग तरीके का मटेरियल यूज़ करोगे, यानी कि कंप्यूटिंग फैसिलिटी के अनुसार मटेरियल यूज़ करोगे। अगर मान लिया सपोज कंप्यूटिंग फैसिलिटी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और वहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बंदे बैठे हैं, जैसे सपोज विप्रो का ऑफिस है, तो फिर वो विप्रो का ऑफिस अलग होना चाहिए, वो शीशे वाला ऑफिस होना चाहिए, अंदर आप जाओगे, खुली हवा होगी, लोगों को बैठने के लिए जगह होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर एक ड्रग कंपनी होगी तो वो क्लोज्ड ऑफिस होगा, अगर रिसर्च हो रही है ड्रग की। अगर एक डेटा सेंटर होगा तो वो तो बिल्कुल डेटा सेंटर होगा तो वो उसमें एसीज लगे होंगे, उसमें बहुत कम लोग होंगे, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए, चारों तरफ से क्लोज्ड होगा, उसमें एसी लगे होंगे ताकि हवा
ठंडी की जाए, और क्योंकि काफ़ी हीट जनरेट होती है डेटा सेंटर्स में, तो लिस्ट ऑफ एक पर्टिकुलर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल होगा जो यूज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी में, और वो कंप्यूटिंग फैसिलिटी के अनुसार किया जाएगा। और इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स के अनुसार अगर आप उसको इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स के पर्सपेक्टिव से देखना चाहोगे तो क्या आप ये देखोगे कि भाई ये यहाँ पर आग तो नहीं लग सकती है, यहाँ पर चोरी तो नहीं हो सकती, चोरी तो फिजिकल एक्सेस में आ जाएगा, ह्यूमिडिटी, आग, ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसमें देखोगे। उसके अलावा आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होना चाहिए कि भाई ये बंदा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन फंक्शन के लिए असाइंड है, और ये कोई पर्टिकुलर बंदा रिस्क असेसमेंट करने वाला बंदा होगा, वो भी आपको असाइन करना पड़ेगा। भाई ऐसा है कि रिस्क चेंज होता रहता है, जैसे जैसे इनपुट आता रहता है वैसे रिस्क चेंज होता रहता है। तो रिस्क असेसमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन नहीं है। रिस्क चेंज होता जाता है, रिस्क प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन की चेंज हो सकती है, नए इन्वायरमेंटल थ्रेट आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक बगल में एक बंदे ने, आपका पड़ोसी है, पड़ोसी कंपनी है, उसने एक जेनसेट लगा दिया, जनरेटर लगा दिया, और काफ़ी ज़्यादा जनरेटर्स लगा दिए वहाँ पर। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है चारों तरफ, आप तो सोलर एनर्जी में काम कर रहे हो, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसने जेनसेट लगा दिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है। अब उसने जेनसेट चलाने चालू किए तो वहाँ से इम्प्योरिटी आई, जो गंदी हवा आपकी तरफ आई, कार्बन डाइऑक्साइड, कंडेंस्ड कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो उसने कंप्यूटिंग फैसिलिटी के वातावरण को गड़बड़ाया, तो रिस्क बढ़ गया। तो बंदा होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होना चाहिए, उसमें एक बंदा असाइन होना चाहिए कि भाई इसकी जो इन्वायरमेंट के कारण जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसका रिस्क असेसमेंट ये बंदा करेगा। अचानक टेम्परेचर चेंज हो गया, क्लाइमेटिक चेंज होगी, ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ गए, जैसे आजकल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट कई जगह चेंज हो रहा है। कुछ दिन पहले सुना था कि सऊदी अरेबिया या कहाँ पर बर्फ़ गिर गई, तो वो वहाँ सडन चेंज इन इन्वायरमेंट आया। कई बार क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है डेटा सेंटर, और बगल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसमें क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बढ़ गए, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में आने लगे, और वहाँ पर बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर दिया। ये हो सकता है कि पड़ोसी ने अपने बिल्डिंग का फाउंडेशन बढ़ा दिया, तो उसमें क्या है कि पानी का फ्लो, जब बारिश होने लगी पानी का फ्लो आपकी तरफ बढ़ गया। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दिए, हाई पावर कंजम्पशन इक्विपमेंट लगा दिए, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ पावर डिग्रेड हो गई, या फिर मैग्नेटिक इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को चेंज करती हैं। तो जो रिस्क असेसमेंट है ये डायनेमिक फंक्शन है, इसके लिए एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड व्यक्ति होना चाहिए जो कांस्टेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा, और कांस्टेंट रिस्क असेसमेंट करेगा, और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरीके से ये करेगा, किस तरीके से हायर अथॉरिटीज़ को, हायर मैनेजमेंट को नोटिफाई करेगा, और फिर वो चेंजेस लेकर आएंगे। अब क्या होगा कि अगर मान लिया सपोज़ आप चेंज कर रहे हो, अगर मान लिया सपोज़ आपके बगल में किसी बंदे ने, कोई कंपनी आई, कोई कंपनी ने क्या किया, फ्लोर को रेज़ कर दिया, फ्लोर को रेज़ कर दिया, तो क्या होगा, पानी आपकी तरफ आने लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ अपनी कंपनी में दीवार लगानी पड़ेगी या कुछ लगानी पड़ेगी, तो वो चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा कि भाई कैसी फैसिलिटी है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो उसमें वो चेंजेस, वो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा कि फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी के अरेंजमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स क्या हैं, और जब ये इनमें से कोई भी चेंज आता है वो चेंजेस डॉक्यूमेंट में चेंजेस होने चाहिए, और एक्सेस ऐसे डॉक्यूमेंट का रिस्ट्रिक्टेड होना, स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया सपोज अगर किसी चोर को पता चल गया यहाँ वेंटिलेशन डक्ट है, तो कई बार आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा कि बंदा जो डक्ट्स हैं, जो एसीज़ हैं, उसके अंदर घुसता हुआ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, तो वो क्या करेगा, फिजिकल और लॉजिकल कंट्रोल्स को वायलेट कर देगा आपके।
आप इन्वायरमेंट कंट्रोल्स को बचाने जाओगे और फिजिकल और लॉजिकल कंट्रोल्स वायलेट हो जाएंगे। यानी पहले तो फिजिकली आपके सिस्टम में घुसेगा, वहाँ पर कुछ भी कर सकता है, और लॉजिकली चीज़ों को, लॉजिकल कंट्रोल्स को वीक कर देगा वो। यानी कि वहाँ पर अंदर बैठ के, रात को अंदर बैठ के वो आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश भी कर सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन, पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन बनाकर अगर कोई चेंजेस आ गए अगल बगल के एनवायरनमेंट की वजह से, तो वो सारे चेंजेस उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, इमीडिएटली करना पड़ेगा, और फिर उसके एक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस कंट्रोल करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करना, कहना कि भाई ये तेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल की तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई भी चेंज हुआ तू रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर मान लिया सपोज कोई प्रॉब्लम आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कंपनी के अंदर बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर ब्लेम डालेगी, कांग्रेस बीजेपी पर ब्लेम डालेगी, और सारे लोग देखते रह जाएंगे, यानी कुछ होगा नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखने की। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप पर ब्लेम आएगा, आपकी नौकरी जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जितने भी क्रिटिकल फंक्शंस हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लिसिटली फिक्स नहीं है और एक्सप्लिसिटली बताया नहीं गया है, कई बार आदमी बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था, किसी ने मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया था, बचने की कोशिश करता है, तो उसको कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको एज्यूम कर। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अवेयरनेस और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स होनी चाहिए। आपको एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स को एनवायरमेंटल एक्सपोजर और कंट्रोल्स के बारे में प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उन्हें बताना चाहिए। नए एम्प्लॉय का इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि नया कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, एचआर उसका इंडक्शन करता है, इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को एनवायरमेंटल कंट्रोल प्रोसीजर्स के बारे में। उनको बताना पड़ेगा ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वहाँ पर आप खा नहीं सकते हैं, स्मोक नहीं कर सकते हैं, ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे रिस्क हो जाएगा। अनऑथराइज्ड पर्सन के पास ये नॉलेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। कई इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं यहाँ की जो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल वनरेबिलिटीज़ नहीं अराइज होंगी, यानी कि वैसे तो इन्वायरमेंट जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इस पर्टिकुलर उसमें, लेकिन आपकी अवेयरनेस, ट्रेनिंग और इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि उससे दो तरफ इफेक्ट डालेगा। एक तो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जापान में देखा होगा कि वहाँ पर भूकंप काफ़ी आता है, तो जैसे ही वहाँ पर ट्रेनिंग होती रहती है भूकंप की, हम कोई भी आप कंपनी में काम करते होगे तो वहाँ फायर ड्रिल होती होगी। तो फायर ड्रिल में क्या होता है कि साल में एक बार क्या होता है कि फायर की घंटी बजती है और सब लोगों को फैसिलिटी पर आना पड़ता है। वहाँ पर कोई किसी बंदे को लीडर बनाया जाता है, फायर लीडर, या इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। तो अवेयरनेस और ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्या है कि अगर आपके नेबरहुड में कोई डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, यानी कि अगर मान लें बड़ा अगल बगल में आग लग गई और उससे स्मोक आ रही है, तो उससे भी आपको कंट्रोल एक्शंस लेने पड़ेंगे। इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, इवैक्यूएशन पाथ्स होने चाहिए, और वो कहाँ पर, स्ट्रेटेजिक प्लेस पर डिस्प्लेड होनी चाहिए। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो कोई जहाँ जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान लगा होना चाहिए कि अगर आग लगेगी या अगर पड़ोसी के वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई और भूकंप आ गया, या तो आप किस तरीके से एग्जिट करोगे। उसके बाद रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए सपोज कोई थ्रेट आ रही है तो स्पेसिफिक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पता चल सके। जैसे फॉर एग्जांपल कई बीपीओज वगैरह में एक पर्टिकुलर टीम होती है जो ये सारे काम को देख रही होती है। उसका काम ही ये होता है कि कहीं कोई थ्रेट्स तो नहीं आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इन थ्रेट्स को देखने का उनका काम होता है।
उसके बाद क्या है कि पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना पड़ेगा, टेस्टिंग सुपरविजन होना पड़ेगा एनवायरमेंटल कंट्रोल्स का, और इसे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का पार्ट बनाना पड़ेगा। और ऐसे इंस्पेक्शन, टेस्ट और ड्रिल्स को हमें एस्केलेट करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट लेवल को, ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोप्रिएट लेवल को। क्योंकि अगर मान लिया सपोज ये टेस्ट हो रहे हैं और इस टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आई और हमने हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को नहीं बताया और दबा के रख दिया, तो फिर वो करेक्टिव एक्शंस नहीं होंगे। तो पहले तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, यानी कि पीरियोडिकली फायर ड्रिल हो, अर्थक्वेक ड्रिल हो, जो जैसे जापान में दिखाते हैं अर्थक्वेक ड्रिल होती है उस तरह वो हो। और फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कम एग्जिट्स कम है, अगर भगदड़ टाइप दिखाने की भगदड़ टाइप हो रही है, लोग जल्दी नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा भैया ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा आजकल क्या होता है कि आउटसोर्सिंग का ज़माना है, हर चीज़ आउटसोर्स हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि आप जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स का इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस थर्ड पार्टी को दे देते हो। जैसे एयर कंडीशनिंग आप थर्ड पार्टी उसे सर्विस कर रही है, HVAC की कोई कंपनी, HVAC सॉल्यूशंस हैं, तो वो एयर कंडीशनिंग देख रही है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट देख रही है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर देख रही है, या कारपेंटर आपकी कंपनी में आता है जो कोई चीज़ करना है उसको करता है, कोई चीज़ बनाना है उसको बनाता है कारपेंटर। तो उसमें क्या होता है कि उनके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कारपेंटर आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है, कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको एक फील हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी। उसका स्कोप ऑफ वर्क ही ऐसा होता है कि उसे वनरेबिलिटी समझ में आ जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको रखने से पहले आपको देखना पड़ेगा वो कैसी एजेंसी है, सही है कि नहीं सही है, आपको आउटसोर्स करना है कि नहीं करना है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी बॉन्ड लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको लेना पड़े। और अगर कोई मेंटेनेंस स्टाफ है, कई बार उसका एक्सेस कंट्रोल करना पड़ेगा आपको कि जब भी वो आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ हो या कोई बंदा उसके साथ हो, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही जाए। तो थर्ड पार्टी की वजह से कहीं पर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना चले जाए बाहर, और फिर मालूम पड़ा फिजिकल एक्सेस वायलेशन हो, कोई बंदा अंदर घुस जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन प्लान होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए, क्योंकि मालूम पड़ा आग लगी और फायर एक्सटिंग्विशर ही काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए और मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हो उससे पहले, एक तो होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, अगर कोई चीज़ हो गई उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ठीक करना, यानी कि बम ब्लास्ट हो गया उसके बाद ठीक करना। और एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बम ब्लास्ट होने से पहले आतंकवादी को पकड़ लेना, इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स होने चाहिए, ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है, बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। इन्वायरमेंट कंट्रोल प्रोसीजर में ये प्रोसीजर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर्स नहीं होंगे और हम इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नेग्लिजेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी काफ़ी समय तक बंद है, तो हो सकता है उससे सर्वर्स को डैमेज हो सकता है, क्योंकि इनफेक्टिव एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी है। तो क्या है, सर्वर गर्म हो रहे हैं और डेटा को नहीं रख पा रहे, तो किसी दिन सर्वर क्रैश कर गया तो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ही गायब हो गया, या फायर एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं कर रहा है, या स्प्रिंकलर्स होते हैं, ड्राई स्प्रिंकलर्स होते हैं पर्टिकुलरली, वो मालूम पड़ा आग लगी उसने पानी नहीं छोड़ा। तो ये सारे, इस सब चीज़ को देखने के लिए मेंटेनेंस प्लान होनी चाहिए, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का इवैल्यूएशन होना चाहिए। और हमें ये देखना है कि जैसे इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, हीटिंग प्लांट है, वाटर सीवेज है, दूसरे यूटिलिटीज़ हैं, ये सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो हमें इसको ठीक करना होगा। अब इस सब चीज़ के बावजूद फेलियर हो जाता है, तो दो चीज़ें, मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर, ये सब कम से कम होना चाहिए। अगर मान लिया सपोज
सबसे पहले तो फेलियर नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई यूटिलिटी फेल होगी तो क्या होगा, अगर मान लीजिए क्या रिस्क है किसी यूटिलिटी का फेलियर होने के लिए, उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए वो। लेकिन अगर कोई फेलियर हो गया तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर जितना ज़्यादा हो सके उतना होना चाहिए, यानी दो फेलियर के बीच का समय जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया, और मीन टाइम टू रिपेयर जितना कम हो उतना बढ़िया। यानी कि रिपेयर करने के लिए आप ये हो सकता है कि कोई रिडंडेंट यूनिट होनी चाहिए आपके पास, एडिशनल यूनिट्स वगैरह होनी चाहिए जिससे आप फटाफट रिपेयर कर सकें, स्पेयर पार्ट्स वगैरह होनी चाहिए जिससे कि साइट काम में चल सके। पर्टिकुलरली वो यूनिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक के केस में एटीएम हर समय चलते रहना चाहिए, बैंक काम करते रहना चाहिए, हॉस्पिटल्स काम करते रहने चाहिए, तो वहाँ पर मीन टाइम टू रिपेयर जितना कम हो सके उतना बेटर है। मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर इनफाइनाइट होना चाहिए, फेलियर के बीच का मीन टाइम जितना लंबा हो उतना बढ़िया हो, इनफाइनाइट हो तो बहुत ही अच्छा हो, यानी फेलियर ही ना हो तो अच्छा हो। और मीन टाइम टू रिपेयर मतलब रिपेयर करने के बीच का टाइम जितना कम हो। अभी प्रॉब्लम आई, 5 सेकंड बाद रिपेयर हो गया, या 1 मिनट बाद रिपेयर हो गया, 1 घंटे बाद रिपेयर हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, 2 घंटे बाद हुआ, 1 दिन तक सिस्टम डाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 1 दिन बैंक काम करना बंद कर जाए तो हो सकता है बैंक ही ख़त्म हो जाए। तो मीन टाइम टू रिपेयर जितना कम हो उतना अच्छा। और हर स्ट्रेटेजी को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा और रिस्क को देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितना रिस्क हम रिड्यूस कर सकते हैं। कई बार कॉस्ट बढ़ जाएगी रिस्क रिड्यूस करने से, तो वो कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा, कॉस्ट वर्सेस रिस्क बेनिफिट देखना पड़ेगा। और ये सारे इन्वायरमेंटल कंट्रोल को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इमरजेंसी प्लान्स होने चाहिए, ये सारे इमरजेंसी प्लान्स टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। और फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर होना चाहिए और प्रोटोकॉल्स होने चाहिए अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो जाए। कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स जो है इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए कि ये इंसिडेंट हो गए इन्वायरमेंट की वजह से, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, और उसी प्रोटोकॉल्स में ये बताया जाएगा कैसे सीनियर मैनेजमेंट को बताया जाएगा, कैसे उसको ठीक किया जाएगा अगली बार ना हो, कैसे लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, कैसे मीन टाइम टू रिपेयर कम से कम होगा, कैसे उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो इसको समराइज़ करते हैं कि अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस कंट्रोल में हमारी स्टडी कहती है, सबसे पहले कहती है कि फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्रिटिकल कंपोनेंट है। दूसरी कहती है कि फैसिलिटी प्लानिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होने चाहिए, ये प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उसके बाद कहती है कि अगर मान लिया सपोज साइज़ कॉम्प्लेक्स है, साइज़ बड़ा है और नेचर उसका रिस्क का नेचर ज़्यादा है तो सेपरेट फंक्शंस भी हो सकता है। उसके बाद वो कहती है कि मटेरियल्स जो लगेंगे कंप्यूटिंग फैसिलिटी वो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल लगना चाहिए। उसके बाद कहती है डेजिग्नेटेड पर्सन्स होने चाहिए। और उसके बाद ये कहती है कि इन्वायरमेंट अपना ही इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बगल के इन्वायरमेंट से भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इन्वायरमेंट फ्लड और अर्थक्वेक ये सारी चीज़ें यही नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि अगर बगल में कोई किसी ने जनरेटर लगा दिया, बगल में किसी ने पड़ोस में किसी ने हाइट बढ़ा दी अपनी बिल्डिंग की तो पानी आपके वहाँ आने लगा, इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप इन सब चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करोगे, डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ का होता है, और ये चेंजेस होंगे तो उनका भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, और ये डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखोगे क्योंकि चोरी हो गया तो सारा लेआउट पता चल जाएगा और फिर चोर अंदर घुस सकता है और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी बंदे की कि भाई जो बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे। एम्प्लॉय को इंडक्शन, जब वो एम्प्लॉय अंदर आता है कंपनी के अंदर तो उस समय उसे बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे कैसे आप उससे बच सकते हो। और अगर मान लिया सपोज अगल बगल या इन्वायरमेंटल में कोई इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हुए तो आपको इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स होने चाहिए कि किस तरह से बचोगे, लोगों को बचाओगे, या सिस्टम को अगर मान लिया सपोज कोई डिज़ास्टर आ गया तो किस तरीके से काम चलता रहेगा। रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए,
पीरियोडिक टेस्टिंग होनी चाहिए, सुपरविजन होनी चाहिए। अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को आपने आउटसोर्स कर रखा है तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा सबका। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं है तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी। उसके बाद मीन टाइम टू रिपेयर 0 होना चाहिए, और मीन टाइम बिटवीन फेलियर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। मीन टाइम टू रिपेयर 0 हो तो बेटर है। और उसके बाद इंस्पेक्शन प्लान होनी चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन प्लान होनी चाहिए, सारे इक्विपमेंट वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। मालूम पड़ा डिज़ास्टर आया और आपका फायर एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं कर रहा है। उसके अलावा हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो बेसिकली ये अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थे। मतलब बेसिकली ये समरी थी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की। थैंक्स।